गुड आफ्टरनून छात्रों। आशा है आप सब सकुशल हैं और अपने घरों में रह करके कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हैं। बच्चों, आज मैं दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा रचित है कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक स्थान में हुआ था और उनका निधन 1836 ईस्वी में हुआ। उन्होंने 300 कहानियां एवं 11 उपन्यास लिखे। उन्हीं 300 कहानियों में दो बैलों की कथा कहानी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रेणी में आती है। यानी दो बैलों की कथा शीर्षक कहानी की गिनती सर्वश्रेष्ठ कहानियों में होती है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस कहानी में यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए हमें, न केवल हमें बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी संघर्ष करना पड़ता है। और परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। और इस कहानी के दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैल हैं और इन दोनों बैलों के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद ने सीधे साधे भारतीयों को इन दोनों बैलों का प्रतीक माना है। जिस तरह हीरा और मोती ने अपने साथ होने वाले अत्याचार का निरंतर प्रतिकार किया, आजादी के लिए निरंतर संघर्ष किया, वैसे ही हमारे देशवासियों ने भी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष किया, आजादी के लिए बार बार संघर्ष किया और अंत में हम देशवासियों को आजादी प्राप्त हुई। और इस तरह इस कहानी के द्वारा परोक्ष रूप से आजादी स्वतंत्रता के आंदोलन के विषय में प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं। इस पाठ में कई भाग हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को शुरू करेंगे और इस पहले भाग में प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि जानवरों में सबसे मूर्ख यानी बुद्धिहीन गधे को माना जाता है। जब किसी मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति को या महामूर्ख व्यक्ति को उसे महामूर्ख ना कहा जाता है तो उसे गधा शब्द का प्रयोग करके उसे वर्णित किया जाता। जानवरों में गधा सबसे सीधा सरल प्राणी है, साथ ही साथ वह बुद्धिहीन प्राणी भी माना जाता है। और इसका प्रमुख कारण है उसकी सहनशीलता, उसकी सरलता और उसके इन्हीं दो गुणों के कारण कई लोग उन्हें ऋषि मुनियों की श्रेणी में ले आते हैं। गधा हानि लाभ सुख दुख सब कुछ सहन कर लेता है, यानी हर परिस्थिति में वह एक जैसा रहता है। प्रेमचंद ने लिखा है, हमारे देशवासी भी सरल थे, सीधे थे, सहनशील थे और यही कारण था कि भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा गया। उन्हें गधे से कम नहीं समझा गया। उन्हें इस कारण गधे से भी यानी गधे की तरह बुद्धिहीन समझकर उनका अपमान किया गया। मैंने जैसे अभी अभी कहा था, इस पाठ में दो बैल हैं, हीरा और मोती। उनके मालिक का नाम है झुरी, जिसे इन बैलों से अत्यधिक प्यार था क्योंकि ये दोनों बैल ऊंचे कद के हट्ठे कट्ठे बैल थे और देखने में भी आकर्षक थे, सुंदर थे और कर्मनिष्ठ भी थे। साथ ही साथ इन दोनों में काफी घनिष्ठता थी, काफी मित्रता थी। वे एक दूसरे के मन की बातों को अनुमान लगाकर ही समझ लेते थे। कभी कभी वे आपस में एक दूसरे की सींग से एक दूसरे की सींग से सटाकर या धौल धप्पा करके आनंद का अनुभव कर लिया करते थे। एक दूसरे को कंधे से ठेलने का प्रयास करते थे और जब पूरे दिन काम से थक कर आते तो दोनों एक साथ नांद में मुंह डालकर बड़े प्रेम से झुरी के द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ को
भोजन को वे ग्रहण करते थे। और जब भोजन ग्रहण करते, नांद में चारा खाते, दाना खाते, तो साथ में नांद में मुंह डालते और इस तरह दोनों एक दूसरे को अपने प्रेम का परिचय देते थे। एक बार ऐसा होता है कि झूरी अपने इन दोनों प्यारे बैलों को अपने साले गया के पास भेज देता है और वहां भेजते हुए झूरी को अत्यधिक दुख होता है, परंतु गया उनका साला था और इसलिए उसने अपने प्यारे दोनों बैलों को उन्हें देने से आनाकानी नहीं की। पर वहां पहुंचकर झूरी जितने प्रेम से उनके प्यार से सहलाकर उनके नांद में उनकी पसंद का दाना चारा डालता था, वहां पहुंचने के बाद उन्हें किसी भी तरह की आत्मीयता का अनुभव नहीं होता है। उन्हें रूखा सूखा भोजन दिया जाता है और जब वे असंतुष्ट रहने लगे तो उनके मन में यह विचार आया कि वे किसी तरह गया के घर को छोड़कर भाग जाएं। और कभी कभी तो जब उन पर अत्याचार होता, गया उन पर डंडे बरसाता, तो वे नांद में भी मुंह डालना स्वीकार नहीं करते थे। और जब उन्होंने अपना अड़ियलपन दिखाया तो उन्हें गया से मार भी खानी पड़ी। जब गया उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता तो वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते थे, क्योंकि झूरी ने उन्हें बहुत ही प्यार से दुलार से अपने घर में रखा था, उनकी पसंद का दाना चारा खिलाया करता था। और गया के घर रहते रहते जब उन पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार किए जाने लगे, उन्हें बिना चारा दाना दिए ही जोतने के लिए उनके कंधे पर जुआ डाल दिया जाता था। जब दोनों क्रोधित हो जाते थे, अपमानित हो जाते थे, उन पर अत्याचार किया जाता था, तो जुए को भी तोड़ दिया करते थे। और गया उनके इस कार्य से अप्रसन्न होकर, क्रोधित होकर उन पर अत्याचार करता, डंडे बरसाता, लाठियां बरसाता। और लाठियां बरसाने से भी उन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़ता तो दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां उन्होंने बांध दी, डाल दी। परंतु हीरा और मोती बलिष्ठ तो थे ही, दोनों ने गया को दौड़ाया। यदि इन्हें गांव वालों ने ना पकड़ा होता तो ये दोनों बैल, जो झूरी के अत्यंत प्रिय बैल थे, भाग जाते। तो इस तरह इन परिच्छेदों से ही स्पष्ट होता है कि दोनों ही बैल प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। अगले भाग में लेखक ने प्रेमचंद ने लिखा है, किसी भी तरह से उन पर प्रेम भाव प्रकट नहीं किया जाता था। गया और उनकी पत्नी, साथ ही साथ उनके यहाँ काम करने वाला मजदूर भी उन्हें रूखा सूखा भोजन देने लगा। गया के घर के पास एक छोटी लड़की रहती थी, जिसकी माता बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी और सौतेली माँ उस बच्ची पर, उस लड़की पर अत्यधिक अत्याचार करती थी। क्योंकि हीरा और मोती भी गया के द्वारा प्रताड़ित किए जाते थे, गया उन पर भिन्न भिन्न प्रकार से अत्याचार करता था, इसलिए उस लड़की को उन दोनों बैलों पर दया आ गई और जो रोटी उसे खाने के लिए उसकी सौतेली माँ सिर्फ 2 ही रोटियां दिया करती थी, उन्हीं दोनों रोटियों को वह ना खाकर उन दोनों बैलों को एक एक करके उनके मुंह में डाल दिया करती थी। और उस छोटी लड़की का प्रेम और स्नेह पाकर दोनों बैल गदगद हो जाते थे और प्रतिदिन का यह नियम बन गया। वह लड़की संध्या बेला उन दोनों बैलों को एक एक रोटी दे जाया करती थी और इस तरह उन दोनों बैलों को भी अनुभव हो गया था कि भले ही यहाँ गया जैसे अत्याचारी, उनकी पत्नी जैसे क्रूर लोग रहते हैं, लेकिन हमसे प्यार करने वाली एक छोटी लड़की भी है जो हमारे कष्ट को, हमारे दुखों को अच्छी तरह समझती है। एक दिन ऐसा समय आया जब लड़की ने उन दोनों पर होते हुए अत्याचार
लड़की उन दोनों पर होते हुए अत्याचार को सहन नहीं कर पाई, तो उसने उन दोनों की रस्सियां खोल दी। और जैसे ही रस्सियां खोली गई, वे दोनों बैल भाग निकले। उन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल गया और उसने जाकर गया और उनकी पत्नी से कहा कि फूफा वाले दोनों बैल रस्सी तोड़कर भाग रहे हैं। और वे इतनी दूरी तक भाग गए कि किसी को समझ में नहीं आया कि उस छोटी लड़की ने उन पर दया दिखाकर उन दोनों बैलों को खोल दिया है। हीरा और मोती दोनों बलिष्ठ तो थे ही, नौजवान भी थे, और इसलिए बहुत दूर तक वहां से भागते चले गए। कई दिनों से उन्हें दाना चारा सही तरीके से प्राप्त नहीं हुआ था, वे भूखे थे। इसलिए दोनों व्याकुल होकर, बेचैन होकर एक मटर के खेत में जा पहुंचे। वहां पेट भरकर घास, मटर के हरे भरे पौधों को खाने के बाद दोनों फिर से सींग लड़ाने में व्यस्त हो गए। अचानक उनके सामने से एक बड़ा सा सांड आता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि इतने बड़े सांड से लड़ाई करना हम दोनों के लिए संभव नहीं है, किंतु उसका मुकाबला करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए दोनों ने निश्चय किया कि इस सांड से यदि हम डरकर भागते हैं तो यह हमारी कायरता होगी। और इसलिए दोनों ने एक साथ, यानी एकता में ही शक्ति है, इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए एक साथ उस पर चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि यदि एक तरफ से झपटेगा और दूसरा दूसरी तरफ से झपटेगा, यानी एक यदि उसे पीछे से मारेगा तो दूसरा उसे सामने से उस पर प्रहार करेगा। और इस तरह दोनों ने ऐसा ही आपसी विचार विमर्श करने के बाद, तय करने के बाद सांड के साथ युद्ध करने की सोची। यानी अगर वे दोनों सांड से डरकर वहां से भाग खड़े होते तो उनकी कायरता होती। और इस समय भी दोनों ने अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया और दोनों एक साथ उस सांड पर प्रहार करने लगे। और सांड भी दो शत्रुओं के साथ लड़ने का अनुभव न होने के कारण उनका मुकाबला कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाया। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा मतलब पीछे से मारा। और सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए उस पर वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी। और जब मोती पर सांड झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। और इस तरह एक साथ मिलकर दोनों ने उस शक्तिशाली सांड को परास्त कर दिया। तो यहाँ उन दोनों की सच्ची मित्रता का भी परिचय प्राप्त होता है हमें, साथ ही साथ एकजुट होकर कार्य करने की भी हमें प्रेरणा मिलती है। फिर से दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर के खेत में घुस जाते हैं। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास खाया होगा, 2-4 ग्रास यानी 2-4 ग्रास ही खाया होगा कि खेत का रखवाला उन्हें देखकर दौड़ता चला आया। मेड़ पर खड़ा हीरा तो रखवाले को देखकर वहां से निकल भागने की सोची, लेकिन मोती सिंचे हुए खेत में चूंकि चारा खा रहा था और सिंचा हुआ खेत गीला था, उसके पैर उस गीली जमीन पर धंस गए, वह भाग ना सका। यहाँ भी हम देखते हैं कि हीरा चूंकि मेड़ पर खड़ा हुआ था, मोती मटर के फलियों के पौधों को को खा रहा था। यदि चाहता हीरा तो मोती को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों चूंकि सच्चे मित्र थे और इस तरह इन्होंने इस समय भी अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस का मतलब ऐसा घर जहां आवारा पशुओं को कैद करके रख दिया जाता है। वहां उन्हें खाने पीने की कोई भी चीजें दी नहीं जाती हैं। भूखे प्यासे मरियल सावे उस कांजी हाउस में पड़े रहते हैं।
अगले भाग में कांजी हाउस में कैद होने के बाद उन्हें भयंकर कटु अनुभव होता है, दुखद अनुभव होता है। वहां उन्हें पूरे दिन में कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता है। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वे संध्या वेला का इंतजार कर रहे थे, लेकिन संध्या होने पर भी, शाम होने पर भी उन्हें किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ नहीं दिया गया। और उन्होंने वहां देखा कि न केवल वे दोनों बल्कि कई जानवर, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, भैंसें, गायें, बकरियां, घोड़े निष्प्राण, यानी ऐसा लग रहा था वे कई दिनों तक चूंकि खाए नहीं थे इसलिए उनमें जान नहीं था, बेसुध पड़े हुए थे। कई दिनों तक चारे का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई उन्हें चारा देने नहीं आया। अंत में अन्य पशुओं की भांति उन दोनों ने भी दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, और मिट्टी चाटने से पशुओं का पेट नहीं भरता। इसी बीच कांजी हाउस के चौकीदार आते हैं और उन्हें देखते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बाहर से आया है, या कौन से ऐसे जानवर हैं जो पहले से इस कांजी हाउस में रह रहे हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि इनकी हाजिरी ली जाए। हाजिरी लेने का तात्पर्य यही है, यानी कांजी हाउस के जानवरों की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो उपद्रव मचाते हैं या आपस में उत्पात करते हैं, और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिन्हें नीलामी के लिए ले जाया जा सकता है, और कौन कौन से कितने जानवर हैं जिन्हें कांजी हाउस में रखा गया है। तो इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए चौकीदार उनकी हाजिरी लेने आता है, और उसने हीरा को दीवार में सींग मारते हुए देखा, मिट्टी गिराते हुए देखा, तो उस पर कई डंडे बरसा दिए और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर भी हीरा संघर्ष करता रहा, इतना होने पर भी संघर्ष करता, और अंत में दोनों ने मिलकर मिट्टी गिराना जारी कर दिया। और लगातार मिट्टी गिराने के कारण अंत में दीवार गिर गई, और जैसे ही दीवार गिर गई वहां पहले से रहने वाले घोड़े, भैंसें, बकरियां सब वहां से भाग गई, पर गधा अभी तक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि गधा जैसा सीधा प्राणी और सहनशील प्राणी जगत में कोई नहीं है। तब मोती ने सींग मारकर उसे धक्के देकर कांजी हाउस से बाहर निकाला, और अंत में दोनों, चूंकि मोती पर को खूब मार पड़ी थी और उसे रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए हीरा भी उसी के पास सो गया। और इस तरह कांजी हाउस के सभी जानवरों को मुक्त कराकर उन्होंने निस्वार्थ परोपकार भाव को प्रकट किया। सभी जानवरों को मुक्त कराने के बाद